यूनिट 1 है और अक्टूबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्लियर है? क्वेश्चन कहता है दैट द फोटोग्राफ शोज अ रॉकेट, दिस रॉकेट इज लॉन्च्ड वर्टिकली। ठीक है, अच्छा नासा का रॉकेट है, वेबसाइट से उठाया है उसकी, इन्होंने लिंक भी दिया हुआ है यहाँ पे। ज्यादा अच्छा था स्टारलिंक का रॉकेट होता तो मजा आता। खैर, रॉकेट्स इंजन गिव्स अ टोटल अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ 7.3 एक्सपोनेंट 7। ठीक है, 7.3 एक्सपोनेंट 7 का टोटल अपवर्ड थ्रस्ट है। अपवर्ड थ्रस्ट का मतलब है ये जो अपवर्ड फोर्स लगा रहा है इस पे। ठीक है, ये जो अपवर्ड फोर्स लग रही है ये है, ये इसको मैं अपवर्ड थ्रस्ट कर देता हूं, टी कह देता हूं, टी थ्रस्ट। ठीक है, टी। क्लियर है? कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। ठीक है, वो कह रहा है कि उसकी इनिशियल एक्सेलरेशन निकालो। अच्छा जी, निकाल लेते हैं इनिशियल एक्सेलरेशन। सबसे पहले तो भाई ये बताइए कि इनिशियल एक्सेलरेशन निकलेगी कैसे। आपको पता है कि अपवर्ड थ्रस्ट है, तो उसका यकीनन डाउनवर्ड वेट एक्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? होगा कि नहीं होगा बेटा? ठीक है, सो अब आपके पास रिजल्टेंट फोर्स अगर आपने कैलकुलेट करनी है, सो रिजल्टेंट फोर्स होगी टेंशन माइनस वेट। ऐसे ही होगा क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन तो अपवर्ड ही है ना। सो डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन और ये ऊपर की तरफ है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? रिजल्टेंट फोर्स होगी मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंशन माइनस क्या होगा, वेट। और वेट की जगह मैं लिख सकता हूं अगेन mg, और टेंशन कह रहा हूं सॉरी, थ्रस्ट माइनस वेट। सो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू थ्रस्ट माइनस वेट। ठीक है, तो उसने इनिशियल एक्सेलरेशन यानी ए कैलकुलेट करने के लिए कहा है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टी माइनस एम जी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टी माइनस एम जी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई एम हो जाएगा। सही है, सो आप कैलकुलेट कर लें। सो टी कितना है, 7.3 टाइम्स 10 टू पावर 7 माइनस मैथ कितना है, 5.0 एक्सपोनेंट 6 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 5.0 एक्सपोनेंट 6। दिस इज योर एक्सलेरेशन। प्लीज लेट मी नो कितनी आई। Sir, 4.79 4.79। क्या आगे क्या लिखूं, मैंगो, बनाना? meter second per एग्जैक्टली यूनिट बताइए। मैं एग्जाम में मैंगो थोड़ी लिखूंगा आगे। 4.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगर टू सिग्निफिकेंट फिगर में करना है तो ये 4.8 हो जाएगा। मेरे ख्याल में टू सिग्निफिकेंट फिगर बेस्ट रहेगा। मैं देख लूं जरा, दो सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ है, दो दिया हुआ, बिल्कुल 4.8 ठीक रहेगा। सेट है। Yes, sir. अब वो अगला क्वेश्चन कर रहा है, गिव वन रीजन व्हाई द एक्सेलरेशन विल इंक्रीज एज द रॉकेट राइजेस। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगी उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, बढ़ती चली जाएगी। कितनी अजीब सा क्वेश्चन है। शुरू में तो एक्सेलरेशन ये, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगी एक्सेलरेशन और बढ़ती चली जाएगी। सवाल है ऐसा क्यों? तो जनाब उसका रीजन ये है कि यहाँ पर होता है नीचे फ्यूल टैंक। जैसे जैसे फ्यूल बर्न होगा तो जाहिर है मास कम होगा, मास कम होगा तो जाहिर है एक्सेलरेशन बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, थ्रस्ट बढ़ता चला जाएगा, फ्यूल जो है वो बर्न होता चला जाएगा। ठीक है, तो जाहिर है कि जब मास कम होता चला जाएगा, मास कम होगा तो जाहिर है वेट कम होगा, वेट कम होगा तो रिजल्टेंट थ्रस्ट बढ़ता चला जाएगा, तो इसलिए एक्सेलरेशन बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? तो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, द फ्यूल as soon as the fuel gets decrease, the fuel decreases। ठीक है, फ्यूल डिक्रीजेस एज इट इज बर्न आउट। ठीक है, तो जैसे ही फ्यूल डिक्रीज होगा तो अब क्या होगा, फ्यूल डिक्रीज होने के बाद बच्चों, फ्यूल जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, mass mass would be, mass would be decrease, so that so the weight would be decrease। ठीक है, सो ब्रैकेट में चाहो तो ब्रैकेट में वेट लिख दो। ठीक है, हैंस थ्रस्ट
stress would be increased, which increased is the resultant force. So the acceleration would be increased. क्लियर है? तो क्या है इसका कॉन्सेप्ट मैप? क्या है कि फ्यूल जब बर्न हो रहा है, बर्न आउट हो रहा है, तो फ्यूल डिक्रीज हो रहा है. सो फ्यूल डिक्रीज हो रहा है. सो फ्यूल डिक्रीज होने की वजह से जो मैस है वो डिक्रीज हो रहा है, वेट डिक्रीज हो रहा है. तो थ्रस्ट है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स बढ़ रही है, सो एक्सेलरेशन बढ़ रही है. ये रूट मैप है. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. इट्स जनवरी 23 यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 15. चेक कर लें भाई. अच्छा, क्वेश्चन क्या है? A gymnast bounces on a trampoline. For part of each bounces, the gymnast is in contact with the trampoline. Okay, for the rest of the each bounce, the gymnast is in air as shown. Clear? The trampoline gives the gymnast a maximum upward acceleration of 14.2 meter per second square. इसको upward maximum acceleration दे रहा है. Clear? ठीक है, ये upward maximum acceleration है. और जाहिर सी बात है ये upward maximum acceleration है, तो दिमाग में ये याद रखिएगा कि इसमें g की वैल्यू एडेड होगी. ठीक है, जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे. खैर आगे की बात है वो. कैलकुलेट द मैक्सिमम अपवर्ड फोर्स ऑफ द ट्रैम्पोलिन ऑन द जिम्नास्ट. द मास इज 58 kg. 58 किलोग्राम उसका मास. भाई दंगल मूवी में कितना था उसका, गीता बबीता का मास? 55 था ना? 51 था, ऐसी था. एनीवे, एथलीट का इतना ही होता है, तो 58 बहुत ज्यादा है, लेकिन आई बिलीव 58 बहुत ज्यादा है. तो एनीवेज, खैर लेट्स टॉक अबाउट इट. तो अब वो क्या करना है, सबसे पहले आपको रिजल्टेंट फोर्स जो है वो पता करनी है. अच्छा देखो, पहली बात तो ये कि हो क्या रिजल्टेंट फोर्स किस तरह से, इस ये डाउनवर्ड इसका वेट एक्ट कर रहा होगा और अपवर्ड इसकी अपनी फोर्स होगी. ठीक है, जिससे ये ऊपर की तरफ जा रही होगी. क्लियर है? ऐसे ही होगा भाई, जवाब दे दो यार. जी जी सर. सर. सो अपवर्ड जो फोर्स होगी, इसका कोई भी नाम कर लो, इसको एफ कर दो, एफ अपवर्ड कर लो. ठीक है, या इसको एफ यू कर लो, सिंपल. और ये डब्ल्यू. तो अब इफ यू वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, तो ये हो जाएगा अपवर्ड माइनस का वेट हो जाएगा. क्लियर है? आ रही बात समझ में? अपवर्ड जी. फोर्स है. अब अपवर्ड फोर्स जो भी है, ठीक है, जाहिर सी बात है वो देख लो क्या इसकी अपवर्ड फोर्स है. अच्छा, अब मुझे अगर अपवर्ड फोर्स निकालनी है तो मुझे इस एफ यू को एक तरफ करना होगा, रिजल्टेंट फोर्स में वेट को ऐड करना होगा. सो रिजल्टेंट फोर्स एम ए प्लस ये एम जी हो जाएगा. मास कॉमन ले लो, सो ये ए प्लस जी हो जाएगा. टेक्निकली मैं यही बात कर रहा था पहले भी. ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स जो है, मास कितना है 58 मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस 9.81 जी. गीता बबीता का पे लगने वाली अपवर्ड फोर्सेस निकालिए. सर मेरे पास आ रहा है 1.39 times 10 to the power of 3. 1.39. आर यू श्योर? 1.39 टाइम्स 10 टू पावर 3. 3 क्या 3 के आगे क्या लिखूं बेटा? बनाना, मैंगो, ऑरेंज. न्यूटन्स. हाँ तो बताओ ना, न्यूटन भाई का नाम बताओ. न्यूटन भाई कबर में करवटे ले रहे होंगे बेटे, परेशान हो जाएंगे उनका नाम नहीं लोगे अगर तुम, वरना एग्जामिनर तो नंबर काट के तुम्हें परेशान कर देगा. जी बेटा बोलिए. इसमें ये इन्होंने दिया हुआ एक्सेलरेशन 14.2, तो जरूरी है कि हम 14.2 यूज करें या हम 14 यूज कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, 14.2 ही यूज करने समय तो कोई वो नहीं करना, दो नंबरी नहीं, जो है वो यूज करोगे. ये बात याद रखना, जो है वो यूज करोगे. दिस इज इंपॉर्टेंट. क्लियर है? क्लियर सर. नेक्स्ट है, अब वो क्या कर रहा है, अब जरा इसको भी देख लेते हैं हम. वो क्या कर रहा है, पार्ट बी इसका 1 कर सकते हैं. मैंने लिखा हुआ द ट्रैम्पोलिन इज मेड ऑफ द शीट ऑफ द मटेरियल अटैच्ड टू अ फ्रेम बाय स्प्रिंग. ठीक है. अच्छा, नीचे लगे होते हैं ना, इधर इस जगह पे इधर लगे होते हैं ना ये. ठीक है, इस जगह पे ऐसे, ये आप यूं जा रहे होता है ना ऐसे,
ऐसे ही हूँ, तो इस जगह पे लगे होते हैं, इस जगह पे लगे होते हैं, स्प्रिंग लगे होते हैं, ठीक है। ये कूद कूद के ऊपर जाती है, ठीक है। अच्छा, द ट्रैम्पोलिन इज मेड ऑफ अ शीट ऑफ द मटेरियल अटैच्ड टू अ फ्रेम बाय स्प्रिंग, ठीक है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन इन द स्प्रिंग प्रोवाइड द अपवर्ड फोर्स ऑन द जिम्नास्ट। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसका स्प्रिंग का जो भी वर्टिकल कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, टी वाई, वो उसको अपवर्ड फोर्स देगा, ऊपर ले जाने के लिए फोर्स देगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? वो यही बता रहा है। The vertical component of the tension in the spring provide the upward force to the gymnast. The vertical component of the tension of the spring is 68 Newton when the spring makes an angle of 14 degree, ठीक है, to the horizontal. Show that the tension in the spring is about 300 Newton. वो कह रहा है कि शो करो ये 300 न्यूटन है। अब मिसाल के तौर पे मैं इसका ट्राइंगल ही अलग कर देता हूं, तो एक वर्टिकल फोर्स ये रही टी वाई, ठीक है, ये टेंशन है, ठीक है, इधर ये टेंशन है, दिस इज टी, और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है, दिस इज टी एक्स। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? ठीक। सो अब जी पहला मैंने यहां से इधर बना दिया, जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, यहां से ऐसे मैंने कर दिया इसको, ठीक। अब देखो, ये टेंशन है टी, इधर बना दिया, ये इसका कंपोनेंट है टी वाई, इधर बना दिया, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है टी एक्स, वो इधर बना दिया। क्लियर है? डन हो गया। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये एंगल है, ये 14 डिग्री है, तो ये 14 डिग्री बना दिया। क्लियर हो गई बात? शो दैट द टेंशन इन द स्प्रिंग इज अबाउट 300 न्यूटन। तो तुमसे टी पूछ रहा है क्या टेंशन है, तो टेंशन ये है कि करना कैसे है। तो देखो डायग्राम बना दी, कहानी खत्म, खल्लास। सो वी हैव 68 न्यूटन। क्या क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट है, हमें हॉरिजॉन ये निकालना है। सो वर्टिकल कंपोनेंट है, एंगल नीचे से 14 डिग्री है, ये टी वाई कर लो, ये भी टी वाई कर सकते हो 68 न्यूटन, तो ये ट्राइंगल में आ जाएगा पूरा, वरना एंगल ये वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तुम लगाओ, ये एंगल के अपोजिट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड अपोजिट, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो अब साइन लगाओ के, तो साइन 100 का टर्म है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट कितना है? टी वाई, हाइपोटेनस कितना है? टी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, सो टी साइन थीटा इज इक्वल टू टी वाई, ठीक है। और क्या निकालना है? टी निकालना है, टी इज इक्वल टू टी वाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा इज 68 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 14 डिग्री। जी कितना हुआ बताइए? टू एट वन न्यूटन 218 न्यूटन, 281 न्यूटन 281 न्यूटन, ठीक है। अब उसने क्या बोला है? 300 न्यूटन, सिग्निफिकेंट फिगर 1 में, तो आप इसको 300 लिखेंगे अगले स्टेप में, और ब्रैकेट में 1 SF लिखते हैं यहाँ पे। क्लियर है? जी सर हमें ये जरूरी होता है कि हम 300 ही लिखें? हाँ हाँ लिख के दिखाएंगे आप, जाहिर है अगले स्टेप में आपने 1 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। और क्या करेंगे आप, ये जो अब तक आप राउंड ऑफ वाले क्वेश्चन दिमाग में ठूस रहे थे ना, वो निकाल दीजिए। राउंड ऑफ से अच्छा वर्ड है सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों को अक्सर अभी तक नहीं आइडिया हो रहा होता, इसको समझते हैं ये राउंड ऑफ कर रहे हैं हम, इसको वो सही सोच रहे हैं राउंड ऑफ ही है, लेकिन बेसिकली वर्ड यूज करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सो वी आर गोइंग टू राउंड इट ऑफ टू पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट फिगर, जो क्वेश्चन में जिसकी डिमांड की गई है वो है 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। खत्म। नेक्स्ट है द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग was 4.6 exponent negative 2, calculate the stiffness। अच्छा तुम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, स्टिफनेस कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट को, आसान जबान में। स्टिफनेस का मतलब होता है एरोगेंट, कितना एरोगेंट है स्प्रिंग, ठीक है। इसकी मेजरमेंट को स्टिफनेस कहते हैं, कितना अकड़ा हुआ है। तो अकड़ना उसका जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के। पढ़ा है वो लफ्ज में? अब ऑल दो कि अभी आएगा आगे डिफॉर्मेशन के अंदर, बट बताऊं या नहीं बताऊं, ये बताओ, ये वाला पार्ट कराऊं, कर लोगे? पढ़ा है हुक्स लॉ, F इज इक्वल टू KX, पढ़ा है, कर लोगे या छोड़ दूं अभी?
करा लें सर। करा दूं ये वाला पार्ट, बहुत इजी है, दैट्स रियली इजी, इतना मुश्किल नहीं है। सो देखो, अगर इफ एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट दिस स्टिफनेस, तो x इज इक्वल टू f अपॉन, इफ एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द स्टिफनेस तो f अपॉन एक्सटेंशन हो गया, और वो गिवन है स्प्रिंग दी एक्सटेंशन x गिवन है, तो फोर्स कितनी है, फोर्स अभी आपने निकाली है, कितनी निकाली है जी? अब क्या रखेंगे, 268 रखेंगे या क्या रखेंगे बताइए? 281। 300 क्यों रखेंगे? 281 रखेंगे सर। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि 300 नहीं रखेंगे। सो 281 न्यूटन डिवाइडेड बाई 4.6 इंटू 10⁻⁻2, ऊपर न्यूटन है, नीचे मीटर मीटर है। सो जरा प्लीज जरा इसको करिए, करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। 6110 न्यूटन पर मीटर। 6110 110 मतलब 6.1। यही है, जी जी। ठीक है। 6110 यही वाली वैल्यू है। सो ये न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। सो आप लिख दीजिए इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, इसका आंसर कर दीजिए। क्या करेंगे, 6.1, ठीक है, इंटू 10⁻123 न्यूटन पर मीटर, क्लियर है? ठीक है, 2 SF में, यार ये यहाँ पे कोड कर दीजिए आप। इज दैट क्लियर? समझ आ रही बात? हाँ, मुश्किल नहीं है। अब ये अच्छा सवाल है, 6 मार्कर है बेटा, ये अक्सर बच्चों को ये उठाकर पटक देता है, ठीक है। मैं करके बताता हूँ कैसे होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, किस तरह से, और इसको कहते हैं, इस 6 मार्कर को हम कहते हैं, इसको हम IC के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब IC का क्या मतलब होता है? IC का मतलब होता है इंडिकेटिव कंटेंट्स, ठीक है, IC, ठीक है, इंडिकेटिव कंटेंट। 6 मार्क का ही सवाल होता है, ठीक है। अब 6 मार्क में आपका हर मार्क जो है वो डिवाइड होता है, यानी 1 मार्क किसके लिए, सेकंड मार्क किसके लिए, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि भाई आप जो लॉजिकल रीजनिंग दे रहे हैं या लॉजिकल स्ट्रक्चर जो आप बता रहे हैं, यानी लॉजिकल स्ट्रक्चर जो आप लोग बता रहे हैं, उसको आपने लिंक करना होता है रीजनिंग के साथ, ठीक है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा। क्वेश्चन जरा समझते हैं। द वर्टिकल एक्सलेशन ऑफ द जिम्नास्ट वेरीज व्हाइल शी इज इन कांटेक्ट विद द ट्रैम्पोलिन, ठीक है। ये सिनेरियो उन्होंने दिया है, ठीक है, कि लड़की जो है वो क्या कह रहे हैं कि उसकी जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है ऑफ द जिम्नास्ट वेरीज वेल व्हाइल शी इज कांटेक्ट विद द ट्रैम्पोलिन। ट्रैम्पोलिन के साथ जब वो कांटेक्ट में, यानी मैं जरा डिफरेंट इसका स्ट्रक्चर बनाऊं। अब जरा देखो, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आएगा, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आएगा, वैसे वैसे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बढ़ती चली जाएगी। यानी शुरू में लेट्स सपोज इस जगह पे था, तो नॉर्मल कांटेक्ट, यानी कि यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ना हम लोग, नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। शुरू में लेट्स से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इसकी वेट के इक्वल थी। मान लो वेट इसका कितना था, 58 था ना, तो मान लो वेट 580 न्यूटन है, तो ये भी 580 न्यूटन है। जैसे जैसे ये यहां से मजीद नीचे जा रहा है, जैसे जैसे ये यहां से मजीद नीचे जा रहा है, ऐसे ये कर्व होना शुरू हो रहा है, वैसे वैसे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का जो साइज है ये बढ़ता चला जाएगा, ये वेट से इंक्रीज होता चला जाएगा n, ठीक है। वेट ऑल दो कभी भी डाउनवर्ड है, ठीक है, लेकिन अब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स विल बिकम ग्रेटर देन वेट। लेट्स से ये हो गया 700, दैट इज ग्रेटर देन, बताओ, 580। तो ये अब ये 700 में से तुम 580 निकालोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा बताओ, 120 न्यूटन। ये रिजल्टेंट फोर्स है जो अपवर्ड अटैक करेगी, समझ रहे हो? तो इसलिए डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगी। अब तुम जैसे मजीद और कर्व में जाते हो, अब जैसे मजीद और कर्व में जाओगे तो और प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी कि अब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और बढ़ जाएगी। लेट्स से ये 800 न्यूटन चली गई, ठीक है, और अभी भी वेट उतना ही है। वेट कितना है तुम्हारा, वेट इज, बताओ कितना लिया था हमने, लेट्स से 580 न्यूटन लिया था। सो इफ आई से कि 800 इज ग्रेटर देन 580, अब अगर तुमसे रिजल्टेंट फोर्स का पूछूं तो तुम बोलोगे 800 माइनस 580 इज इक्वल टू 220 न्यूटन। सो नाउ अब मजीद डेप्थ में आ गए तो रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड है और इंक्रीज हो गई। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. यस सर। सो नीचे जाते वक्त रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होती है, क्योंकि ये जो अपवर्ड, ये जो आपकी फोर्स है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ये वेट से ज्यादा है, और ऊपर आते वक्त ये जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है ये वेट से कम होती है। तो वेट से कम होने की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स है इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे, वेट से स्टार्ट करेंगे, लिख लेते हैं।
the weight of the gymnast acts downwards on the gymnast. ठीक है, डाउनवर्ड एक्ट करेगा जिमनास्ट पर, जाहिर है कि वो अर्थ ही लगा रही होगी, अर्थ जो वो पुल कर रही होगी उसको टुवर्ड्स इस सेंटर। क्लियर है? अच्छा, दूसरी फोर्स कौन सी है? द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड इज एंड एक्ट्स, एंड जो है कहां से, कौन लगाएगा? ट्रेम्पोलिन लगाएगा, तो लिखेंगे फ्रॉम ट्रेम्पोलिन क्लियर है? दोनों फोर्सेस के बारे में हमने बता दिया। क्लियर है? एज शी मूव्ड अपवर्ड, अब देखिए जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जा रही थी, अभी कांटेक्ट में, तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी? अपवर्ड होगी। अच्छा, जैसे ही कांटेक्ट छोड़ेगी तो अब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स खत्म हो रही होगी। अगर मैं स्लो मोशन में सोचूं तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जब वो खड़ी हुई है तो उसमें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, जैसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर, स्लो मोशन में सोचो वो ऊपर जा रही है तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स डिक्रीज हो रही है, हट रही है, वो जीरो हो रही है। समझ आ रही बात? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जीरो हो रही है। सो एज शी मूव्ड अपवर्ड, ठीक है, as she moved upward, normal contact force decreases. क्लियर है? समझ आई बात? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स डिक्रीज होगी जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब अगला सुनो। अब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्या हो रही है? जीरो होगी ऐसा ऐसा। अब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स will become when she loses her contact with the, क्लियर है? 1 2 3 4 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अब क्या है? अब रिजल्टेंट फोर्स पे बात कर लीजिए। सो रिजल्टेंट फोर्स will be the difference, या is the difference, is the difference between weight and normal contact force। सही है भाई? 5 पॉइंट हो गए। अब लास्ट पॉइंट क्या होगा? when the normal contact force is less than the weight। अब एक्सेलरेशन की बात करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में?
लेस होगा तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, ग्रेटर होगा तो एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा। ठीक है, तो ग्रेटर में बात करेंगे तो एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा, लेसर होगा तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा। एक्सेलरेशन वुड बी आप रिजल्टेंट फोर्स का भी तस्करा कर सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन 6, 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले वेट की बात की, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की बात की, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के डिक्रीज होने की बात की, और जब वो ट्रेम्पोलिन से डिस्कनेक्ट हो जाएगी, कांटेक्ट हटाएगी तो वो 0 हो जाएगी। उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स की बात की, सही है। उसके बाद जाके एक्सेलरेशन की बात की। तो रूट मैप क्या है? वेट, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, अपवर्ड मोशन, उसमें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स डिक्रीज हो रही है, फिर कांटेक्ट फोर्स कब खत्म होगी? 4, उसके बाद 5 पे क्या बताया? रिजल्टेंट फोर्स पर आए, और लास्ट पे रिजल्टेंट फोर्स से एक्सेलरेशन पर आए। डायरेक्ट नहीं आ सकते, ये पूरा रूट मैप है।